नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ज़ैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज थंबनेल पढ़ा, दिमाग में ये आया कि कहीं कोई हवाबाजी तो नहीं हो रही है। तो मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, जैसा कंटेंट आपको थंबनेल के ऊपर मिला, इस थंबनेल जैसा ही कंटेंट आपको यहां इस वीडियो में मिलेगा। बिल्कुल जो कहा गया है वही इस थंबनेल के हिसाब से आपको डिटेलिंग इस वीडियो में मिलेगी। ये कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। ये असल में अभी भी जो आप टेंशन कर रहे हैं, ये असल में आपके डर की कहानी है। आप डरते हैं तो आपको कोई भी संभावना असंभव सी लगती है, यानी कि जो हकीकत में कानून के अंदर स्थापित चीजें हैं वो आपको गड़बड़ लगती हैं। उसका रीजन सिर्फ यह है कि आप मेरे इस वीडियो को देखने से पहले बहुत बार कई ट्रॉमेटिकल सिचुएशन से गुजर चुके हैं, और हर आदमी जो कानून के बारे में जानता है वो काफी हद तक आपको डराने की कोशिश करता है। ये मैं नहीं कह रहा कि हर कोई ऐसा करता है, पर अक्सर ऐसा करते हुए लोग मार्केट में पाए जाते हैं। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ साफ सुथरी छवि के लोग होते हैं और कुछ बहुत ही बेईमान होते हैं। जो बहुत बेईमान होते हैं वो ही आप जैसे लोगों को ट्रॉमा में पहुंचा देते हैं। दोस्तों, इसीलिए हम लोग इस ट्रॉमा से निकलने के लिए, डर से निकलने के लिए एजुकेशन भी चलाते हैं, कोर्सेज चलाते हैं, ऐसे झूठे केसेस को बाकायदा फेस करने के लिए कुछ ट्रेनिंग्स देते हैं, और उससे काफी लोगों को फायदा हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक अपने केसेस में कोर्स ये ज्वाइन किए हैं और बहुत अभी कुछ दिनों पहले ज्वाइन किए, वो काफी अब तक अब कॉन्फिडेंट है, रिजल्ट के लिए बेताब है, और रिजल्ट आने के लिए उनकी इच्छाएं भी जागृत हो चुकी हैं। काफी लोग जो पुराने हो चुके हैं हमारे इन कोर्सेज में, या तो वो कोर्सेज के साथ ही केसेस से बाहर आ चुके हैं, या फिर अब वो काफी मजबूत स्थिति में हैं और अपने केसेस में किसी भी तरह की किसी भी परेशानी को फेस करने के लिए या तो तैयार हैं, या फिर वो किसी परेशानी से घबराते नहीं हैं। तो अगर आप इस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर ये जो व्हाट्सएप नंबर है ना, इस पर मैसेज कीजिएगा और यहां से आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। और जब ये सारी डिटेल आपको मिलेगी, उसके बाद भी अगर आपको जरूरत हुई तो आपको बात करके काउंसलिंग भी दी जाएगी। अगर फिलहाल कोई समस्या आपके साथ है और आप चाहते हैं कि मुझसे अपॉइंटमेंट लेके उसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, तो फिर आप वापस इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डालिएगा। आपका अपॉइंटमेंट व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू ही बुक हो जाएगा, और फिर उसके बाद मेरा कॉल आपके पास आएगा। मैं आपके समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब आज वाले मैटर पे बात कर लेते हैं। देखिए, डर जो है ना, अंदर तो बहुत है, और जो ये डर है ना, ये हमेशा डराता रहता है। घबराते हो आप लोग क्या करते हो, आपको एक काम स्टार्ट करने से पहले ही अपने दिमाग को ठंडा कर लेते हो, क्योंकि चार गलत बातें आपके दिमाग में इनपुट की तरह डाल दी जाती हैं, और फिर आप उस मार्केट में लिए हुए कचरे को अपने दिमाग में लेके घूमते हैं। मैं कचरा ही कहूंगा, आपके दिमाग की बुराई नहीं कर रहा, उस मार्केट के कचरे की बात कर रहा हूं। उस कचरे को लेके मत घूमिए। हर आदमी डराता है। समाज में असल में कोर्ट के लिए ऐसा हो रखा है जैसे एक भूतहा हवेली है और उसके अंदर एक भूत रहता है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आपको न्याय व्यवस्था में विश्वास रखने के लिए सबसे पहले अपने कानून को समझना पड़ेगा, और जब कानून आपके समझ में आ जाएगा तो मेरी बात पे विश्वास रखिए, मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, आप कभी भी नहीं चूकेंगे। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो इसी तरह के कॉन्फिडेंस के पीछे है, क्योंकि आप अगर स्टेप बाय स्टेप सही चले गए तो कोई माइका लाल नहीं है कि आज दी हुई रेमेडी को आपके अगेंस्ट यूज कर सके। मगर हेजिटेट कर गए तो ये बिल्कुल वैसे है जैसे शेर का शिकार उसके सामने खड़े रहकर करने की हिम्मत दिखाने की जितना बात हो जाती है कभी कभी। तो अगर शेर का शिकार सामने बैठकर कर रहे हैं, खड़े रहकर कर रहे हैं, तो फिर आपको उसकी आंखों में भी देखना होगा, आपको अपने पैर भी मजबूत रखने होंगे। वो दहाड़ेगा तो उसकी दहाड़ से भी रुकना होगा, और घबराहट तो कभी नहीं रखनी। देखिए, इस दुनिया में मैं आज आपको एक चीज बता देता हूं, केयरफुल मत रहिए। किसी भी चीज को लेके केयरफुल मत रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए कि आपको कॉन्फिडेंस है, केयर की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है, कर डालो, देख लेंगे। क्योंकि मैं आपको एक सच बता देता हूं, ये कोई ऐसी जगह नहीं है कोर्ट कि आज अगर आप छोटी मोटी कोई गलती करके आ गए कोर्ट में तो दोबारा उसकी सुधार की गुंजाइश नहीं है। कोर्ट जो सेम कोर्ट है, वहां पर एप्लीकेशंस लगती हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप लोगों के बातें सुनी जाती है, ऑब्जेक्शंस आपके चलते हैं, या पिछली बार आपने जो गड़बड़ की उसके लिए सुधार करने के लिए आपके पास मौका होता है। भूल जाइए अगर इस कोर्ट में आपकी व्यवस्था नहीं बैठ रही, तो फिर अपीले कोर्ट्स होते हैं, बहुत सारी रिट होती हैं, अपील्स होती हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए रेमेडी के तौर पर हैं। अब आज का मुद्दे में ये बातें डालनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि ये बात हर वक्त एक बात से जुड़ी हुई है। गिरफ्तारी हो गई तो, जज साहब ने उल्टे सीधे ऑर्डर कर दिए तो, मेरे खिलाफ जुर्माना लगा दिया तो। देखिए सर, असल में ये गलत प्रैक्टिस है। इसी गलत प्रैक्टिस का ही एक सॉल्यूशन है। जो बातें तीनों मैंने कही, जुर्माना लगा दिया, जेल के लिए अगर कोई बात आ गई, अरेस्ट वारंट वगैरह जैसी बात आ गई, या फिर मेरे खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर कर दिया, तो इन तीनों चीजों के डर से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये सोच के कि आगे आने वाली रेमेडी के लिए अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा, तो इस वीडियो को स्किप कीजिए, नया कोई वीडियो चुनिए जहां पर आपको कोई भी डरावनी बात नहीं की जाए। पर ये डरने वाली बात है नहीं, ये कॉन्फिडेंस का खेल है। कॉन्फिडेंस क्या होता है? डर को नहीं सोचना, डर के बारे में नहीं सोचना। अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है, 125 सीआरपीसी को जाकर पढ़िए। इन तीनों बातों के सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। जो मैंने कहा कि ऐसे 3 खतरे आपको नजर आ रहे हैं, इनके सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो क्या है, 125 सीआरपीसी में आपकी पत्नी किसी भी युक्त कारण के बगैर आपसे केस लड़ रही है,
यानी उसने कोर्ट को कोई रीजन नहीं बताया। अब युक्तियुक्त कारण क्या होता है? युक्तियुक्त कारण का मतलब रीजनेबल ग्राउंड। रीजनेबल ग्राउंड का मतलब कि वहां पर कुछ लॉजिक है, लॉजिक है, तर्क है, तथ्य है। और तथ्य क्या होता है? वो बेसिकली फैक्ट होता है। फैक्ट क्या होता है? एविडेंट होता है, यानी दिखता है सामने। मैंने काला कोट पहन रखा है, मैं इस वक्त बोल रहा हूं, तो दिस इज फैक्ट। मैं बोल नहीं रहा हूं तो ये फैक्ट थोड़ी हुआ। मैं बोलते हुए भी कह रहा हूं कि मैं बोल नहीं रहा हूं, तो ये फैक्ट नहीं हुआ। तो जो रियल में सामने दिख रहा है वो आपके लिए फैक्ट है, वो एविडेंट है, वो सबूत के साथ है। तो अगर आपकी बीवी जो है वो सबूत के साथ कोर्ट में आई है तो वो आपसे मेंटेनेंस ले सकती है। तब तो आप गलत आदमी सर, तब तो आपने एक स्त्री पर अन्याय किया है। पर अगर एक झूठी महिला अपने पति के लिए वहां कोर्ट में सिर्फ उसे एक्सटॉर्ट करने के लिए केस लगाने आई है और पैसा वसूली यानी कि मनी एक्सटॉर्शन जिसे कह सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन आपका करने आई है, उस एक्सटॉर्शन के लिए वहां आई है, तो फिर रुकिए, यहां पर आपके लिए सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है? 125 सीआरपीसी में घुसिए। आप वहां जाकर सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखिए कि युक्तियुक्त कारण के साथ आपकी बीवी नहीं है वहां पर। और जब युक्तियुक्त कारण के साथ नहीं है, यानी सबूतों के साथ नहीं है, तो फिर आप किसी भी तरह के मेंटेनेंस देने की बात तो छोड़िए, इस कोर्ट में आने की जरूरत भी नहीं है आपको। जिस कोर्ट में आप अभी चाहे डीवी एक्ट के अंदर केस लड़ रहे हो या एचएमए 24 में केस लड़ रहे हो मेंटेनेंस का, या 125 सीआरपीसी में लड़ रहे हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्या करना है? देखिए, जैसे ही मैं ये बात कहने जा रहा हूं, 70 से 80% केसेस में हमारी खुद की स्टडी है, हमारा खुद का प्रैक्टिकल आजमाया हुआ है, कोई भी कोर्ट इस तरह की अवहेलना नहीं करते, कानून को सब मानते हैं। आपने उठाकर रेमेडी के तौर पर यह बात लिख के देनी है कि साहब, अगर मेरी बीवी ने यहां कोर्ट को कुछ जो साबित करना है वो साबित कर दिया क्या। देखिए, तीनों सिचुएशन में है, आपका मेंटेनेंस लगना बाकी है, अभी आप घुसे हैं नए नए केस में, या आपके मेंटेनेंस लग चुका है, या काफी सालों से आप मेंटेनेंस दे रहे हैं, अभी हाल में आपके मेंटेनेंस लगाए, या फिर काफी सालों से आप मेंटेनेंस दे रहे हैं। तीनों सूरत में आप यहां पर यह रेमेडी रखकर बैठ जाइए कि साहब, मैं मेंटेनेंस मेरी वाइफ को अब देने के लिए बाध्य नहीं हूं, क्योंकि अभी तक इस कोर्ट ने कुछ भी साबित नहीं कराया मेरी वाइफ से कि मैंने कभी उसको मेंटेन करने के लिए मना किया हो, या इनकार कर दिया हो, या उसको रिजेक्ट कर दिया हो कि भाई देखो, मैं तुम्हें मेंटेन नहीं करूंगा। आपके पास कुछ सबूत है, आप सबूतों के साथ अपनी ऑब्जेक्शन को लगाइए और इसके बाद कहिए, ना तो मैं मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य हूं और ना ही इस तरह के झूठे केस को लड़ने के लिए बाध्य हूं। और क्योंकि इस सबूत जो है कोर्ट को उसको पेश करने थे, तो कोर्ट उससे पहले सबूत जो है पेश करवा ले, और उसके बाद ही मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि मैं मेंटेन करने के लिए तैयार हूं और उसे मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हूं, अन्यथा मैं उसे मेंटेनेंस नहीं दूंगा। देखिए, यहां पर पहले एक चीज समझ लीजिएगा, यहां बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर लेंगे अब अपने लिए। अगर आपके बेबी है, बच्चा है, तो बच्चे के लिए मेंटेनेंस जारी रखने की भी बात कहिएगा कि मैं अपने बच्चे को मेंटेनेंस देना चाहता हूं और दूंगा, जो भी मेंटेनेंस बांधा गया है वो भी दूंगा, और उसके साथ मुझे मेरे बच्चे का फिजिकल एक्सेस भी दिलाया जाए, क्योंकि मेरी जो बीवी है वो तो एक असक्षम महिला है, तो वो क्या मेरे बच्चों को मेंटेन करेगी? वो तो यहां खुद मेंटेनेंस के लिए परेशान हो रही है, तो मेरे बच्चे को ये एक्सेस भी मुझे दिलाई जाए। तो बच्चे का मेंटेनेंस मत रोकिएगा और एक्सेस के लिए डिमांड कर दीजिएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब प्रैक्टिकली क्या होता है? 3 तरह की चीजें निकल के आएंगी। एक तो ये होगा कि हाथों हाथ कोर्ट एक्टिव होगा, आपकी बीवी को बोलेगा प्लीज आप अपने एविडेंसेस प्रेजेंट कीजिए अगर आपको आगे मेंटेनेंस कंटिन्यू करना है, मतलब मेंटेनेंस की रकम कंटिन्यू करनी है। तो अब अक्सर क्या होता है कि यही रेमेडी निकल कर आती है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी वाइफ के वकील साहब कुछ ऐसा काटा बैठाते हैं कि आपकी एक दी हुई रेमेडी का थोड़ा सा झोल आ जाता है। इसमें क्या होता है, या तो आपकी तरफ से पैरवी कम रह गई, कोई कोशिश कम रह गई, या उधर से तेजी से कुछ इफेक्टिव कुछ कर दिया गया। तो उस सूरत में क्या होता है, वो यहां पर बिना कोई सबूत दिए भी आप पर एक तरीके से जुर्माना लगवा देते हैं, पेनल्टी लगवा देते हैं। तो ऐसा जुर्माना भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लॉजिकल नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी खतरनाक चीज जिसके लिए आपका दिमाग अभी तक कांप रहा है, तो वो क्या है? वो ये है कि जेल हो जाएगी सर। नहीं होगी। किसी भी तरह का अरेस्ट वारंट, किसी भी तरह का रिकवरी वारंट अगर कोर्ट निकालती है तो ये इलीगल काम किया जा रहा है कोर्ट के थ्रू, क्योंकि कोर्ट को आपका उस ऑब्जेक्शन को समझना जरूरी है। आपने कानूनन तरीके से उस ऑब्जेक्शन को दिया, इलीगल तरीके से नहीं दिया। अब अगर कोई गड़बड़ हो रही है, जज साहब गलत ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो एक तरीके से लॉ का कंडेम कर रहे हैं वो, और वो लॉ को समझे बगैर बकायदा दादागिरी पे उतर गए हैं, तानाशाही पे उतर गए हैं। तो ऐसी सूरत में आपको एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन हाईकोर्ट में लगानी पड़ेगी, और यहां से अपने नीचे वाले जो ऑर्डर्स हुए, मान लीजिए आपका वैसे जनरली आजकल अरेस्ट वारंट जल्दी से नहीं निकालते, रिकवरी वारंट होता है, तो उस सूरत में मेंटेनेंस पे भी रोक लगवानी है, यही ग्राउंड लेके कि देखिए साहब, हमने ये एप्लीकेशन लगाई थी और इस एप्लीकेशन को लगाने के बाद भी हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया गया, और यहां से आप बकायदा इस पिटीशन के थ्रू आप बकायदा स्टे ले सकते हैं। जनरली स्टे पूरा ही मिलता है, पर कभी कभी कुछ लोग प्रैक्टिस में कहते हैं पार्शियली मिलता है। पर मेरा मानना यह है कि आपकी अगर ड्राफ्टिंग अच्छी हो तो पार्शियली नहीं मिलता, परमानेंट मिलता है, क्योंकि आपने ये एप्लीकेशन लगा रखी है, आपने सबूत मांगा है, तो इसलिए पार्शियली मिलने की इसमें गुंजाइश नहीं है। अब वहां से आप इस बात को डिसाइड कराइए कि साहब मेरा ये पॉइंट है, इसको डिसाइड कर दीजिए, मैं रेडी हूं।
अगर ये डिसाइड नहीं होता है तो मेरी वाइफ रेडी रहेगी, मैं मेंटेन नहीं करूंगा। मगर साथ में अगर आपका बेबी है, उन लोगों के लिए कह रहा हूं, अपने बच्चे की डिमांड कर लीजिए फॉर द काइंड वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। भाई साहब, आप कोर्ट को ये कहिए कि मेरी वाइफ तो कहती है कि मैं इनकेपेबल हूं, मैं खुद को ही नहीं पाल सकती, तो मैं मेरे बच्चे को मेंटेन कैसे करूंगी? वो तो मुझसे मेंटेनेंस लेकर उसको मेंटेन करने की बात कर रही है, तो बच्चा भी मुझे दिला दिया जाए। अब क्या होता है, ऐसी सूरत में कई बार स्त्रियां अटक जाती हैं, वो देखती है बच्चा हाथ से जा रहा है, कई बार मुंह भी होता है, तो बच्चा हाथ से जा रहा है, एक्सटॉर्ट भी करना है पति को, तो उस सूरत में कई बार वो मुंह से निकाल देती हैं कि हम मेंटेन कर सकती है बच्चे को। जब वो बच्चे को मेंटेन कर सकती है तो खुद को भी मेंटेन कर सकती है। कई बार ऐसा लिख के दिया है, ये मेरी अपनी आजमाइश है जो मैंने करी और देखा कि ऐसा हुआ। तो कई बार हुआ, कई बार नहीं, कई बार का नहीं सब हम सक्षम है। अब इस सूरत में यहां पर ये चीज डिसाइड होगी क्योंकि आपकी वहां रिटर्न एप्लीकेशन लगी हुई है लोअर कोर्ट में, उसी को ही आपने ऊपर दिखाया कोर्ट को। सबूत भी अक्सर पतियों के पास मिल जाते हैं कि पत्नी ने कुछ गड़बड़ की थी, और कई बार होता है वो लिख देती पति ने धक्के देके निकाला, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो तो आराम से अपने भाई के साथ जा रही है, या आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है उसके भाई की, पिता की, हम इसको लेके जा रहे हैं, या खुद पत्नी करेगी मैं पीहर जा रही हूं, और वहां से फिर वो लौट कर नहीं आई और आपने कई बार उसको बुलाने लाने समझाने की कोशिश की। हमारे यहाँ पर भी काफी लोग हैं, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक भी इस चीज को कंसिडर करता है कि अगर आपने सेक्शन 9 नहीं लगाया और आप फिर भी अपनी पत्नी को लाने समझाने की कोशिश करते रहे, तो ऐसी महिला को सेक्शन 9 के बराबर ही ट्रीट किया जाएगा कि नहीं, लाने समझाने की जब कोशिश की गई तो मेंटेनेंस नहीं ले सकती ऐसी वाइफ। अब क्या हुआ, ये सब होने के बाद आपके पास ये ऑप्शन है। एक और चीज होती है, अब थोड़ा सा एक ऑप्शन थोड़ा ज्यादा खुल गया है, वो है 482 सीआरपीसी, जिसे आप जनरल तौर पे क्वैशिंग कहते हैं। इसके अंदर आपको डायरेक्ट क्वैश पे भी डाल सकते हैं कि अगर आपके खिलाफ एडवर्स ऑर्डर्स हो गए तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। अब यहां पर काफी लोग कहेंगे कि सर देखिए कई बार हाईकोर्ट जाते हैं, और अक्सर आपको मार्केट में भी कहा जाएगा कि आप हाईकोर्ट जाएंगे तो फिर भी आपको जो आपका पेमेंट बाकी बच रहा है, एरियर हो या अमाउंट हो या बड़ा कुछ भी हो, तो आपका मेंटेनेंस का एरियर अमाउंट कुछ भी बच रहा होगा, सिंगल डे का मेंटेनेंस है, सिंगल मंथ का मेंटेनेंस है, या फिर कई महीनों का मेंटेनेंस है, तो उसके लिए आपको बकायदा सुना नहीं जाएगा, पहले मेंटेनेंस मांगा जाएगा। तो इसके लिए आप बकायदा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट यूज कर सकते हैं जिसमें क्लियर कहा गया था, पति का जो एरियर बहुत ज्यादा हो गया था, 2-3 साल का हो गया था, जिसके अंदर बकायदा हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ये पैसा चुकाओगे तो हम तुम्हारी एंटीसिपेटरी बेल करेंगे मेंटेनेंस केस में, अन्यथा हम नहीं करेंगे। जबकि पति यही जो बात मैंने कही, यही रेमेडी लेके पहुंचा था ऊपर कि साहब मेरे जो है बीवी झूठ बोलकर मेंटेनेंस ले रही है, और मैं एरियर तो तब चुकाऊं जब वो मेरे को ये साबित कर दे कि उसने मेरे को छोड़ा है या मैंने उसको घर से निकाला है। तो दोस्तों, ये जो स्थिति है बनी, इस चीज की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से हाई कोर्ट्स एंटरटेन नहीं करेंगे, पत्नी को साबित करना ही पड़ेगा। और ऐसे दुनिया भर के जजमेंट पिछले 3 साल से आ चुके हैं कि पत्नी स्वयं साबित करे कि उसे मेंटेन नहीं किया जा रहा, अन्यथा वो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। तो दोस्तों, आज आपको एक यूनिक रेमेडी दी है, सिंगल डे हियरिंग के अंदर आप ये एप्लीकेशन लगाकर पीछा छुड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस केस में जाएं चाहे ना जाएं, 90% चांसेस यही रहते हैं कि कोर्ट सामने वाले से एविडेंस मांगना शुरू कर देता है। आपको नोटिस देने का मतलब यह है कि उस ऑब्जेक्शन को उसने वहां ले रखा है, तो नोटिस देने के लिए उस ऑब्जेक्शन को सॉल्व करना जरूरी है। या तो आपको बुलाकर कहे, और वो आपको बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एविडेंस अब आपकी पार्टी की तरफ चले गए, पूरी गेंद जो है उसके पाले में है, अब वो वहां से प्ले करे। ज्यादातर ऐसे टाइम पे पत्नियां भाग जाती हैं सबूत देने के नाम पे, क्योंकि उसे पता है कि अगर यहां सबूत मांगे गए तो 490 डीवी सब जीरो हो जाएंगे, तो वो सबूत देना ही नहीं चाहती, इसलिए 490 डीवी में चलना शुरू कर देती है और वहां नहीं आती। डीवी में भी अगर आपने मेंटेनेंस वाली स्टेज पे लगा दी तो वहां से भी भाग जाएगी, सबूत मांगी। दोस्तों, वीडियो जो है लंबा जरूर हुआ, अगर आपके काम का है तो कॉन्फिडेंस के साथ लड़ने की सोचिएगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करके जाना, नए हो और या फिर रेगुलर आते रहते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, कंजूसी करते हो इस लाल बटन को दबाने में, तो दबाओ इसको अभी, क्योंकि मैं भी तो मेहनत करके आता हूं, थोड़ी सी आप कर लीजिए।